हमारी मेहमान हैं डॉक्टर तनु जैन, जिनको आप में से कई लोगों ने रील्स में देखा होगा या वीडियोस में मॉक इंटरव्यू लेते हुए। नमस्कार। आपने कितने इंटरव्यू दिए सिविल सर्विसेज के? 4। कैसा होता है वहाँ पे, बताइए जरा विस्तार से। पहले इंटरव्यू के अंदर मुझे उतने अच्छे नंबर नहीं आए थे। तो कोई ऊटपटांग सवाल ही पूछे जाते हैं जैसे हम लोग किताबों में पढ़ते जो हैं? इंटरव्यू है वो सिर्फ बोलना नहीं है, उसके अंदर आपको कैसे बोलना है, कितना बोलना है, किस सीक्वेंस या किस प्रायोरिटी में बोलना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2015 में आपका अगला इंटरव्यू हुआ। हाँ। इसमें बोर्ड किसका था? अब आप मुझे सारे पूछने वाले हैं क्या? हाँ। डेविड सर का। जो स्टूडेंट्स हैं जो आपको देखते हैं दे विल बी वेरी क्यूरियस। अच्छा, फाइनली मुझे पता चल गया कि जब तनु जैन देने गई थी अपना इंटरव्यू तो क्या किया था। एक बड़ा ही यूजुअल सा सवाल था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल बता दीजिए। अचानक से एक नाम स्लिप कर गया। वो यहाँ तक बार बार नाम आ रहा था लेकिन याद नहीं आ रहा था कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, और डेविड सर अरुणाचल प्रदेश से ही। वाह। पर अभी आपकी कहानी पर आते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? पढ़ाई लिखाई कहाँ की आपने? पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा मैं सिंसियर नहीं थी, मैं बुरी नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि वो जो एकदम ऐसा होता है ना कि 99% लाना ही लाना है। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। हाँ। थोड़ा सा चिल करो तुम लोग। फिर मैंने BDS किया। वो वाले जोक कितने सुने कि डेंटिस्ट तो डॉक्टर नहीं होते हैं? बहुत बार, अक्सर। कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये बताइए। NCERT किताबों में बड़ा जोर दिया जाता है, आप UPSC वालों की दुनिया में ये क्यों इतना जोर होता है? PT है मैडम कुछ महीने बाद, उसका बता दो फॉर्मूला। अब परेशानी हो गई है कि अब इतने नोट्स हैं कि बच्चा जब चाहता है कि अब बैठता है ना मैं क्या पढूं, उसे यही नहीं पता मैं क्या पढूं। उसको लगता है ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। क्या पर्सनैलिटी ट्रेट होने चाहिए मेरे अंदर और क्या मेरी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए सिविल सर्वेंट बनने के लिए? इस तरह के भी बहुत सवाल आए हैं कि हमने 2 अटेम्प्ट दिए और एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हमें लग रहा है कि नंबर नहीं आ रहे, तो क्या सब्जेक्ट बदलना चाहिए या रणनीति बदलनी चाहिए? इससे जुड़े बहुत सवाल आए हैं। सवाल बड़े माइन्यूट होते हैं जो बहुत समय तक परेशान कर देते हैं। जैसे कि मेंस लिखने वाले बच्चे के लिए बड़ा सवाल हो जाता है कि मैं किस पेन से लिखूं, जेल पेन से या बॉल पेन से। अपने नोट्स बनाए नहीं बनाए, और रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, और मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है तो मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ, या फिर मैं कौन सा ऑप्शनल लूँ। क्या भारत सरकार आपसे कम काम करवा रही है जो आप ये मॉक इंटरव्यूज भी जाके लेती हैं और अभी बैठकी भी कर रही हैं? क्या विकास द्विवेदी आपके टीचर रहे हैं? हाँ। कभी ऐसा भी होता है जैसे आप सिविल सर्वेंट हैं और अब इतने मॉक इंटरव्यूज वगैरह दे रही हैं तो ऐसा मन में आए कि यही फुल टाइम करें? बैठकी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर तनु जैन, जिनको आप में से कई लोगों ने रील्स में देखा होगा या वीडियोस में मॉक इंटरव्यू लेते हुए। और डॉक्टर तनु जैन के सवाल और प्रतिभागियों के जवाब खूब वायरल भी होते हैं। हमको लगा कि इनसे बात की जाए। जब इनके प्रोफाइल के बारे में सर्च किया तो पता चला कि ये एक बड़ी अचरज भरी, हमने पहले नहीं सुना था इनसे मिलने या इनके बारे में जानने से पहले कि ऐसी भी कोई सर्विस होती है सिविल सर्वेंट, जिसके थ्रू IAS, IPS, IFS वगैरह चुने जाते हैं, IRS, उसमें सर्विस होती है। इतनी उलझाऊ है इसका नाम कि हम याद भी नहीं कर पाए हैं। आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विसेज, ऐसे में इसको शॉर्ट में कहते हैं AFHQ। उसमें ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। नाम देख के लग रहा है कि कुछ ऐसा होता होगा कि रॉ के जितने एजेंट्स हैं और जितने IB के लोग हैं, जितने भी पठान और टाइगर वाइगर हैं सच्ची मुच्ची के, सब इनको रिपोर्ट करते होंगे। मैडम के सामने एक सीक्रेट फाइल होती होगी, हालांकि मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा नहीं होगा भी तो ये बताएंगे नहीं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज हम डॉक्टर तनु जैन से बात करेंगे और जानेंगे कि जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे थका देने वाला एग्ज़ाम, उसकी तैयारी में क्या सावधानियां बरतें। डॉक्टर जैन की आप पॉपुलैरिटी देखिए कि हमने जैसी कार्ड पोस्ट किया कि हम बैठकी में ये आ रही हैं, एकदम से हज़ारों सवालों की बाढ़ आ गई और ज़्यादातर IAS की तैयारी से ही जुड़े हुए थे। इन्होंने इससे जुड़ी किताबें भी लिखी हैं और एथिक्स का एक पेपर होता है उससे जुड़ी किताब भी लिखी है। तो डॉक्टर तनु जैन, इतनी तारीफ के बाद कैसा महसूस कर रही हैं आप? नमस्कार। हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड, आप बताएं। मैं एकदम बढ़िया हूँ। ये सबसे पहले तो आप डॉक्टर साहब हमको अपनी सर्विस के बारे में बता दीजिए, फिर हम आगे का पुराण बाँचें। सो आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस एक सर्विस है, 20 सर्विस है। एक ही एग्जाम से 20 तरीके की सर्विसेज के लिए लोग सेलेक्ट होते हैं।
यूपीएससी से। हाँ, लेकिन मिसकंसेप्शन ये है कि जो भी व्यक्ति उस एग्जाम से सेलेक्ट होता है उसे आईएएस ही कह दिया जाता है। तो इस कारण से बेचारी बाकी जो सर्विसेज हैं वो अपनी आइडेंटिटी अलग नहीं बना पाई। क्या होता है इसमें? आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज डिफेंस से रिलेटेड उनके पर्सनल, उनके मैटर्स, उनके जितने भी कंटेंट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको हैंडल करती है। तो पोस्टिंग से लेके क्या होना चाहिए डिफेंस के अंदर, जितनी भी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तो सब जगह उनका रोल आता है। मतलब जनरल साहब की तनख्वाह कहाँ से आएगी और किस तारीख को आएगी, ये सब आप लोग करते हो? हाँ, कह सकते हैं। चलिए। तो ये जो हथियारों की खरीद फरोख्त होती है कि हम कितने राफेल खरीदेंगे, कौन सी तोपें आएंगी, वो सब फाइलें भी आप ही के मंत्रालय में आती हैं आखिरी में? हाँ, मंत्रालय के अंदर सभी तरीके की फाइलें आती हैं, बिल्कुल। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, देश की सुरक्षा का मामला है। 2015 में आप सिलेक्ट हुई। हाँ जी। ये जो आपकी रीलें वायरल होती हैं, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? आप मॉक इंटरव्यूज लेती हैं दृष्टि के लिए जी। और भी किसी के लिए लेती हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं ली। अच्छा, तो क्या विकास देवकीर्ति आपके टीचर रहे हैं? विकास सर मेरे एक दिन के टीचर हैं। मैंने उन्हें इंटरव्यू के दौरान, तो एक दिन के सीएम जैसा साउंड कर रहा है। एक दिन के टीचर, हाँ बताइए। हाँ, तो मैंने उनको इंटरव्यू की तैयारी के दौरान, मेरे हस्बैंड ने ही उनसे मुझे मिलवाया था। ये देवी जी इसलिए देख रही थी क्योंकि इनके हस्बैंड भी यहीं बैठे हैं, वो भी सिविल सर्वेंट हैं। उनका फिर कभी करेंगे इंटरव्यू जी। तो उनको मैंने अपना इंटरव्यू दिया, तो उस दौरान मैं सर से मिली और फिर बस सर के साथ फिर जुड़ गए और अब मॉक इंटरव्यूज के दौरान उनके साथ काम करती हूँ। अच्छा, आपने कितने इंटरव्यू दिए सिविल सर्विसेज के? 4। कैसा होता है वहाँ पे, बताइए जरा विस्तार से। मॉक इंटरव्यू या मेन इंटरव्यू? मेन बताइए पहले तो, हमारी तो सच्ची मुच्ची वाले में ज़्यादा दिलचस्पी है, मॉक भी ज़रूरी है तैयारी के लिए। तो मेन इंटरव्यू के अंदर पहला कब दिया? पहला 2014। किसका बोर्ड था? DK दीवान सर का बोर्ड था। बताइए क्या हुआ? अब पूरा इंटरव्यू विस्तार से बताइएगा, हमको बिल्कुल जल्दी नहीं है, हमारी बड़ी दिलचस्पी, हम तो कभी दे नहीं पाए जीवन में, भरा ही नहीं। पर होता क्या है? जैसे हम जाते हैं वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, एक गोलाकार सा रूम होता है धौलपुर हाउस के अंदर, वहाँ पे जाके अभ्यर्थियों को बिठा दिया जाता है और एक पैनल के अंदर लगभग 6 कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरव्यू देते हैं। तो वो एक टेबल पे उनको बिठा दिया जाता है, चाय कॉफ़ी पानी की सुविधा रहती है और एक एक करके बुलाया जाता है। बिस्किट भी देते हैं चाय के साथ? देते हैं। अब ये मत पूछिएगा कौन सा। नहीं हमें तो इतने में ही। अच्छा, वैसे 2 तरीके के रख लेते हैं, अगर आप और डिटेल में जाना ही चाहें तो। हाँ, विस्तार से बताइए ताकि लोगों को एकदम सजीव दृश्य हो जाए, जो तैयारी कर रहे हैं ना उनको सब बड़ा मोटिवेट करता है। बिस्किट नहीं, इंटरव्यू। हाँ नहीं, उस वक्त तो बिस्किट भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ओके। तो एक एक करके कैंडिडेट को बुलाया जाता है और जब इंटरव्यू के मेन रूम में जाते हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति जो असिस्ट करता है वो गेट खोलता है और उसके बाद कैंडिडेट अंदर एंटर करता है। परमिशन मांगता है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। और पैनल, जो कि एक बड़ी सी टेबल के आसपास 5 लोग बैठे रहते हैं, वो आज्ञा देते हैं कि आप आइए, बैठिए। और उसके बाद जैसे कैंडिडेट बैठता है, सवाल और जवाब चालू हो जाते हैं। तो 5 लोग कौन कौन सी विधाओं के होते हैं, कौन होते हैं वो लोग? इनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग डिसिप्लिन से होते हैं, ये बात श्योर है, लेकिन कौन क्या है इसके बारे में नहीं पता होता। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है? नहीं, कोई हमें नहीं पता। यूपीएससी के पास ज़रूर होगा, लेकिन हमें इसके विषय में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमें जितना पता है वो इतना पता है कि जो उस पैनल के जो चेयरमैन होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लगभग लोगों को पता होती है कि जो, क्योंकि वो यूपीएससी के मेंबर्स रहते हैं। या तो वो यूपीएससी के चेयरमैन होंगे या मेंबर होंगे, जो चेयरमैन ऑफ द पैनल होते हैं। चेयरमैन ऑफ द पैनल। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं उनके विषय में पता नहीं होता। कोई प्रोफेसर हो सकता है या किसी विषय का जानकार, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। फिर पहुंच के बैठ गए? पहुंच के बैठ गए। क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा फिलॉसफी सब्जेक्ट था, ऑप्शनल के अंदर। और वैसे जीएस तो जीएस सबके लिए कॉमन है ही है। और जब हम अंदर जाते हैं तो एक एक करके पैनलिस्ट जो होते हैं वो सवाल करते हैं और अभ्यर्थी अपना जवाब देता है। लगभग 6 से 7 सवाल एक मेंबर पूछता है। शुरुआत चेयरमैन करते हैं और उसके बाद सब खत्म होने के बाद, चारों पैनलिस्ट के सवाल खत्म होने के बाद, चेयरमैन फिर से अंत में कुछ सवाल पूछते हैं जो उन्हें लगता है कि नहीं पूछे गए या उन्हें पूछे जाना चाहिए, वो पूछते हैं और उसके बाद वो कैंडिडेट को जाने के लिए कह देते हैं। बड़ी धुक धुक होती होगी, पानी वानी रखा रहता है आसपास? रखा रहता है, लेकिन होश कैसे होता है पानी पीने का?
तो कोई ऊटपटांग सवाल ही पूछे जाते हैं जैसे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं? अक्सर नहीं पूछे जाते, पर ऐसा है ना कि जो एक्सेप्शंस होती हैं वो ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, तो वही वाली स्थिति है कि देखिए अटपटे सवाल सिर्फ तब पूछे जाते हैं या तो कैंडिडेट ने सारे सवालों के जवाब दे दिए, अब लग रहा है कि अब इससे क्या पूछें, और तो उसकी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए कह लेते हैं कि चलिए अब ये बता दो कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, इस तरह के सवाल पूछते हैं। अब सारे सवाल के जवाब दे दिए, अब देखना है कि कहीं फंस तो नहीं रहा बच्चा, तो उससे पूछ लिया ये सवाल। और अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल ही कोई जवाब नहीं दिए, जिससे कोई आशा सी नहीं लग रही है, तो कब लगता है समय कैसे पास करें, तो चलो कुछ एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, तो तब ऐसे आते हैं। वरना अक्सर अभ्यर्थियों के सामने बड़े ही सुलझे हुए और गहरे सवाल पूछे जाते हैं ताकि ये जज किया जा सके कि वो इन प्रतिष्ठित सर्विसेज के लिए लायक है या नहीं। और बहस को एनकरेज किया जाता है कि मान लीजिए आप बोर्ड की मेंबर हैं और आपने कहा साहब ऐसे नहीं ऐसा होता, और मैं कह रहा हूँ नहीं मैं आपसे तो डिसएग्री करता हूँ और ये मेरे रीजंस हैं, डू दे एनकरेज दिस? क्या ये होता है कि हाँ में हाँ मिलाओ, या बहुत नहीं, डिस्करेजमेंट जैसे डिसअग्रीमेंट जिसे हम बोलेंगे कि डिसअग्री करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप रीजन्ड साउंड आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे डिसअग्री कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ सी बात है, बल्कि पैनल चाहेगा, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट है उससे भी हमारी ये आशा रहती है कि अगर वो सही सलाह दे पॉलिटिकल लीडर्स को, जो भी पॉलिसी बना रहे हैं उसमें सही सलाह दे, और सही सलाह देने के लिए करेज चाहिए, तो उतना करेजियस कैंडिडेट तो वो चाहते हैं कि उनको मिले। तो अगर कोई पॉइंट है जिस पे अगर रीजंस के साथ, सही आर्ग्यूमेंट्स के साथ अगर कैंडिडेट डिफर कर रहा है तो वो इस बात को पॉजिटिव वे में लेते हैं। लेकिन बहस के लिए बहस करना वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज की तरफ ले जाता है कैंडिडेट को। तो आपका कैसा रहा था पहला इंटरव्यू, कैसा था तजुर्बा? पहला इंटरव्यू अच्छा रहा, तजुर्बा धीरे धीरे करके बना। पहले इंटरव्यू के अंदर मुझे उतने अच्छे नंबर नहीं आए थे, लेकिन फिर जब मैंने और प्रैक्टिस करी, एनालिसिस करी। इफ डॉक्टर तनु जैन हैज टू एनालाइज हर ओन इंटरव्यू, अभी आप बाकियों के मॉक इंटरव्यू करती हैं, अभी अपना एनालाइज करिए, कहाँ पे आपके हिसाब से गड़बड़ रही, बेटर किया जा सकता था, कौन सा सवाल था या क्या था? जैसे मैं शुरुआत से बड़ा डिबेटिंग और इन सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, तो मुझे लगता था कि मुखरता या फिर जिसे कहना चाहिए आउटस्पोकननेस इज़ अ एडवांटेज जो कि इंटरव्यू में रहेगी। तो मुझे था कि अगर मैंने प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर लिया तो इंटरव्यू में मैं अच्छे नंबर ला सकती हूँ, ऐसा मेरा मानना था उस वक्त पे। लेकिन इंटरव्यू एक कन्वर्सेशन से ज़्यादा एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है, जिसके नियम मुझे बाद में समझ में आए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ, प्लीज़। एक तरीका, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रामायण के अंदर राम जी कैसे योद्धा थे, तो एक तरीका तो हो गया कि अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे, सबसे ज्येष्ठ पुत्र राम थे, उन्होंने ऐसे ऐसे करके अपनी ट्रेनिंग प्राप्त करी, और उनकी जो पत्नी थी श्री सीता मैया, उन्हें जो रावण जी थे वो अपहरण करके ले गए। उसके बाद उन्होंने जो रावण जी थे उनको युद्ध में हरा दिया। बहुत लंबा सा बड़ा वेग सा है, लेकिन मेन एड्रेस नहीं हो पाया। लेकिन अगर इसी बात को कहा जाए कि राम श्री अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान खूब रण कौशल को सीखा, धनुष चलाना सीखा, ये सब सीखा, और उन्होंने कई जगह इसके प्रमाण भी दिए। जब उन्होंने ब्राह्मणों को राक्षसों से बचाया, जब उन्होंने सुग्रीव के लिए बाली को मारा, जब उन्होंने ऐसा किया, और अंत में उन्होंने रावण की पूरी भरपूर सेना को हरा दिया। अब जो क्वेश्चन जब एड्रेस हुआ, दोनों ही सवाल के जवाब लगभग एक जैसे से लग रहे हैं, लेकिन अंतर आपको महसूस हो रहा है जी। दूसरा सवाल पिन पॉइंटेड है, आर्टिकुलेटेड है। दूसरा जो जवाब रहा उसके अंदर आपने योद्धा की जो चीज़ें आपको बतानी चाहिए थी आपने बताई। तो इस तरीके से जो इंटरव्यू है वो सिर्फ बोलना नहीं है, उसके अंदर आपको कैसे बोलना है, कितना बोलना है, किस सीक्वेंस या किस प्रायोरिटी में बोलना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो व्यक्ति अपने विचारों को आर्टिकुलेट करके पॉइंट वाइज तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ, सही आर्ग्यूमेंट्स के साथ पेश कर सकता है, तो उसको ऐसा माना जाता है कि वो एक अच्छा ऑफिसर बनेगा, क्योंकि वो बेहतर कम्युनिकेट कर पाएगा बाकी सब लोगों से। क्योंकि बहुत जगह कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स का वो रहता है, तो इसीलिए इसको चेक भी किया जाता है इंटरव्यूज में। आपका पहला इंटरव्यू, यू सेड यू आर अ डिबेटर। हाँ, तो मैं बड़ी इनफॉर्मल टॉक्स में रहती थी,
मैंने जब इंटरव्यू दिया, यही सब आर्टिकुलेशन उतना स्ट्रांग नहीं था और मुझे ऐसा लगता था कि बोलना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो जैसे था पट 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 बोल दिया। लेकिन जब बाद में मुझे समझ में आया कि बोलना और साथ के साथ क्वालिटी बोलना, दोनों में अंतर है। तो जब मैंने उस चीज़ को सीखा, जिसके अंदर मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद करी, हमने बहुत प्रैक्टिस भी करी, और जो न्यूआंसेस थे। तब तक हो चुके थे सिविल सर्वेंट? नहीं, हम दोनों बैचमेट्स हैं, हम लगभग साथ ही सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा। वो भी तैयारी कर रहे थे। अच्छा। तो तो आप लोग की शादी हो चुकी थी? नहीं, दोस्त थे हम, बहुत अच्छा, समय से दोस्त तो हैं। आपके दोस्त जो बाद में आपके पति बने, हाँ। ऐसे श्रीमान वात्सल्य ने आपकी मदद की, बिल्कुल, इसको इस तरह से कहा जाए? हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो फिर 2015 में आपका अगला इंटरव्यू हुआ। हाँ, इसमें बोर्ड किसका था? इस बार बोर्ड था, अब आप मुझे सारे पूछने वाले हैं क्या? हाँ। डेविड सर का। डेविड सर का? हाँ। उसमें क्या रहा, कैसा रहा? उसके आप अंदर- सबके इंटरव्यू लेते हो, तो मैं आपका इंटरव्यू लेते हुए आपका जो सबसे बड़ा इंटरव्यू उसके बारे में जानना चाहता हूँ। आपकी जो स्टूडेंट्स हैं जो आपको देखते हैं, दे विल बी वेरी क्यूरियस। अच्छा, फाइनली मुझे पता चल गया कि जब तनु जैन देने गई थी अपना इंटरव्यू तो क्या किया था। प्लीज गो अहेड। तो डेविड सर का इंटरव्यू जब मैंने बोर्ड में उनके पैनल में जब इंटरव्यू दिया, तब तक मुझे ये समझ में आ गया था कि अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उस साल जब आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपको अपनी कमियां और अच्छे से नज़र आने लगती हैं। लेकिन उन कमियों को कैसे ठीक किया जाए, उतना मुझे उस समय ये समझ नहीं आ रही थी। तब तक मैं वात्सल्य से मिली नहीं थी। और उसके बाद कौन से सवालों पे गरारी फंसी थी? जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक बड़ा ही यूजुअल सा सवाल था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल बता दीजिए, जो कि बहुत ही नॉर्मल सा है, बहुत ही मतलब एकदम नॉर्मल है, और जो कि मैंने एकदम आता भी है, आप बोलते चले गए। अचानक से एक नाम स्लिप कर गया। अब वो जो स्लिप कर गया, बिकॉज एंजाइटी रहती है उस वक्त पे, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में आपने पहले जो सवालों के जवाब दे दिए, उसमें अगर कुछ आपको लग रहा है कि आप बेहतर कर सकते थे, वो भी पीछे चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों के साथ वो नाम स्लिप कर गया, और वो यहाँ तक था, वो यहाँ तक बार बार नाम आ रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। और डेविड सर अरुणाचल प्रदेश से ही। वाह। ओके, ये हाईलाइट था उस इंटरव्यू का, कह सकते हैं। तो कह ही दिया। फिर तीसरा इंटरव्यू डेविड सर अगेन। तो ऐसा नहीं होगा आप घर बैठे आ रहे, तुम तो पिछले साल भी आई थी, वैसा कुछ होता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता उन्हें याद रहा होगा, और अगर रहा भी होगा तो वो ऐसा शो नहीं करते, क्योंकि पैनलिस्ट एक तरीके की गरिमा मेंटेन करके रखते हैं। तो वो अपने फेस पे एक्सप्रेशंस आने नहीं देते, चाहे आप अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो, वो आपको उसी क्या कहना चाहिए, पोकर फेस के साथ देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। और वही जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को थोड़ा सा नर्वस करती है अंदर जाने के बाद, क्योंकि हम लोगों को अक्सर ये आशा रहती है, या हम उस तरीके से ट्रेन हो चुके हैं कि जब हम कुछ अच्छा कह रहे हैं तब सामने वाला वैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, अच्छा कह रहे हो। या फिर हम कुछ बुरा, हमसे कुछ गलती हो गई है, तो हमें आशा करते हैं कि जो सामने सुनने वाला व्यक्ति है वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देगा कि नहीं, कुछ तो गलत कह दिया इसने। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्तियों के सामने जा रहे हो कि जो आप अच्छा बोल रहे हो, बुरा बोल, तभी वो पोकर फेस में है, मतलब आपको एक्सप्रेशन ज़्यादा दे नहीं रहे हैं, तो आप सेल्फ क्वेश्चनिंग बहुत करने लगते हो कि पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ या सही कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ। तो वो चीज़ एंजाइटी या नर्वसनेस बढ़ाती है मेन इंटरव्यू के अंदर। इंटरेस्टिंग। तो जब तुम तीसरी बार इंटरव्यू देने गई तो तुमने कुर्सी पे बैठते ही कह दिया कि सर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है? हाँ, कहना तो बहुत चाहती थी। तीसरे इंटरव्यू के क्या हाइलाइट्स हैं? तीसरा इंटरव्यू मेरा अच्छा गया, उसमें मेरे नंबर भी ठीक आए, मतलब ऐसे बुरे नंबर नहीं थे। कितने थे? अब इतनी डिटेल्स ना पूछे, फैक्ट्स में मैं अच्छी नहीं हूँ, तो रिवील नहीं करना चाहती। नहीं ऐसा 170 180 के ऊपर थे? हाँ। तो फिर तो अच्छे थे, फिर तो बता ही दो। नहीं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। अच्छा। अब आप मुझसे कोई डिजिट बुलवा लेंगे और फिर वो क्या होगा, वो हाँ, ये बात 1-2 नंबर इधर उधर हो गई तो गौर से देखिए, इसने बोले थे 183 पर आए 182। एग्जैक्टली, तो ऐसे काम क्यों करना। बिल्कुल। तो क्या हाईलाइट था थर्ड इंटरव्यू का? थर्ड इंटरव्यू मेरा अच्छा गया, लेकिन जिसे कहना चाहिए जो रिफाइनमेंट थी उतनी अभी तक पूरी हुई नहीं थी, जिसे कहना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन चल रहा था,
वही मैं बता रही थी कि बिना गाइडेंस के कई बार आप बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है। तो आप मॉक इंटरव्यूज वगैरह नहीं देती थी जाने से पहले? जैसे कई लोग संकल्प है कोई संस्था, हाँ, कई संस्थाएं हैं, हाँ। कई संस्थाएं हैं और सभी लगभग इंस्टीट्यूट्स मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं, तो मैं भी देती थी। लेकिन वही जो सबके सोचने और समझने का तरीका अलग अलग होता है, तो हर पैनलिस्ट या जो मॉक इंटरव्यूज लेते हैं उनके भी सोचने समझने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की तो उससे भी जुड़े खूब सवाल होते थे? बहुत, उससे जुड़े बहुत सवाल आते थे, जैसे कि आपने अगर मेडिकल की पढ़ाई कर ली है तो उसके बाद आप अब सिविल सर्विसेज क्यों करने आए हैं? तो ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ा सवाल था, इसका एक्सप्लेनेशन। तो मतलब उस तरीके के सवाल आते थे। मैंने डेंटिस्ट्री करी है तो उससे जुड़े सवाल आते थे कि भाई एक बार मुझसे पूछा गया था कि अगर मेरा टीथ खराब है और उसमें रूट कैनाल होनी है तो क्या प्रोसीजर होगा। तो बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ें भी कई बार पूछ लेते हैं। और हेल्थ से रिलेटेड के हमारी हेल्थ की स्टेटस क्या है कंट्री के अंदर, क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, तो उन सब चीज़ों को लेके सवाल आते थे। डॉक्टर तनु, आपके 3 इंटरव्यू हो गए, चौथे पर आएंगे, और इस बीच अगर आपको फिर से ध्यान आता है कि डेविड सर अरुणाचल से थे जैसा कोई प्रसंग तो आप बता दीजिएगा। पर अभी आपकी कहानी पर आते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ की आपने? मैं दिल्ली 6 की रहने वाली हूँ, सदर बाज़ार, भीड़ भाड़ वाला इलाका है थोड़ा। वहीं पे एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में मेरा जन्म हुआ। एक्चुअली ये जो जर्नी है ना, ये इंटरनेट पे बहुत चल चुकी है, तो अब मुझे ना उसे डिस्कस करते हुए बड़ा, क्या आपकी बायोग्राफीज चलती हैं बहुत सारी? हाँ, ऐसा मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ बोला तो वो लोगों ने ऐसे बना दिया, दिल्ली 6 के भीड़ भाड़ इलाके से डॉक्टर सामान्य तनु जैन पृष्ठभूमि के परिवार से बहुत रात दिन मेहनत करके लड़की आई। हाँ, वो अक्सर रात दिन मेहनत बाद में जुट जाती है। कैसी थी आप पढ़ाई लिखाई में? बहुत वो प्रेशर रहता था बोर्ड में अच्छे नंबर वाला? नहीं, बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं था। और खेल कूद में मेरा ज़्यादा ध्यान रहता था। पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा मैं सिंसियर नहीं थी। मैं बुरी नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि वो जो एकदम ऐसा होता है ना कि 99% लाना ही लाना है। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। हाँ, थोड़ा सा चिल करो तुम लोग। हाँ, स्कूल के अंदर तो मैं बहुत ही चिल थी, जिसे कहना चाहिए। कोई ऐसा खास किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं था। और बल्कि स्कूल के बाद थोड़ा सोचना समझना चालू किया कि करना है कि क्या करना है। तो हुआ कि भाई डॉक्टरी की तैयारी करेंगे, तो फिर मेडिकल के लिए तैयारी करी। फिर मेरा, हाँ, दिल्ली में ही। और सुभारती मेडिकल कॉलेज से फिर मैंने BDS किया। वो वाले जो कितने सुने कि डेंटिस्ट तो डॉक्टर नहीं होते हैं? बहुत बार, अक्सर होते हैं भाई। अब सरकार तो कहती है। No offense, sorry, I just wanted to say it. नहीं, मैं तो देखिए आपको शुरू से ही डॉक्टर कह रहा हूँ। नहीं, ये बात सत्य है कि देखिए डेंटिस्ट्री इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम मेडिकल की, है ना। तो अगर सरकार कहती है कि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं, तो कहा भी जा सकता है कि उनको डॉक्टर तक नहीं, बाकायदा। और लेकिन हाँ, ये वाली बात भी सत्य है कि जो उनका जिसे कहना चाहिए कि उनकी जो स्ट्रीम है वो सीधा अलग है। वो MBBS के बाद वाली स्ट्रीम से अलग है। जैसे कि MBBS के बाद अगर कोई ऑप्थेल्मोलॉजी करता है तो वो आई सर्जन या आई डॉक्टर बनता है, तो उनके नंबर ऑफ ईयर्स ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ की स्ट्रीम BDS के बाद MDS की थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो स्ट्रीम्स दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए उन दोनों को कंपेयर करना भी मुझे लगता है सही नहीं है। तो जो डेंटिस्ट वाला आपका जो कॉलेज था सुभारती, वहाँ पे ये सब जोक चलते थे? नहीं, वहाँ पे नहीं चलते थे। वहाँ पे हमारा काफ़ी BDS के बच्चों का दबदबा रहा है। हाँ, ऐसे बोलने नहीं दिया जाता था। ये तो मैं अभी भी देख पा रहा हूँ। फिर उसके बाद ये इरादा कैसे हुआ कि UPSC की तैयारी की जाए? तो इंटर्नशिप के दौरान मैं सोच रही थी आगे MDS की तैयारी करूँ या फिर प्रैक्टिस करूँ। लेकिन उसी दौरान मुझे पता चला कि एक सिविल सर्विसेज जैसा कोई एग्ज़ाम होता है, तो जिसमें डायरेक्टली ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो जाते हैं, और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। जैसे मुझे याद है कि एक रिलेटिव है, दूर के रिलेटिव हैं, वो सिविल सर्विसेज से हैं। तो मैं एक स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ फॉर्म वगैरह भर रही थी, तो मेरे फादर ने कहा कि उनसे सलाह ले लेते हैं कि वो बेहतर बता पाएंगे। तो इससे मुझे समझ में आया कि भाई एक मेडिकल का स्कॉलरशिप का फॉर्म और ये सब फिर भी उनसे पूछ लेते हैं, तो मतलब उनको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जा रहा है। तो उस एग्ज़ाम के बारे में पता किया। बहुत ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन
अक्सर आप शुरू कर लेते हो तो वो कारवा बनता चला जाता है। तो फिर मैं अपनी मदर के साथ चली गई, कुछ किताबें ले आई, फिर दोस्त मिल गए, उन्होंने मदद करी और फिर इसी तरह से एग्ज़ाम की पूरी जर्नी स्टार्ट हो गई। इंटरेस्टिंग। देखिए विषयांतर है, लेकिन इनकी माताजी अचार बहुत अच्छा बनाती हैं। सॉरी, आई हैड टू से दिस, शी इज सो गुड। अभी बना रही है? हाँ। क्या, किस ब्रांड नेम से है? थोड़ा प्रचार करिए माताजी का। वो इनको डब्बे भर भर के देती हैं, ये अपने दोस्तों को देती हैं, नाम तक नहीं ले रही हैं। माताजी का नाम बताइए पहले। पूनम जैन। हाँ, और अचार का ब्रांड रखा है कुछ नेम? देसी चटका। देसी चटका। देखो कैसे एकदम अपने बारे में सब बता रही है, मैंने ये किया वो किया। कौन कौन सा अचार? अभी कोविड के दौरान अभी बंद कर दिया था, क्योंकि मेरी मदर को और मुझको जब कोविड हो गया था तो काफ़ी परेशानी में आ गए थे, तो इस वजह से उसे अभी बंद कर दिया था। फिर शुरू नहीं किया दोबारा? अभी नहीं किया, अभी करेंगे। आप देखिए मोटिवेशन है, हाँ। उसको लाखों लोग देखेंगे। हाँ, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं दर्शकों ने जो बहुत सारे सवाल पूछे हैं उस पर आऊँ, क्योंकि उसमें ही बाय एंड लार्ज सब चीज़ें आ जाएंगी। और दर्शक मुझे थैंक यू बोले, इस बार मैं उनके नाम ले लेके सवाल पूछ रहा हूँ। ये बैठकी में पहली बार हो रहा है कि दर्शकों के सवाल लिए जा रहे हैं। पर उससे पहले एक दर्शक हैं सौरभ द्विवेदी, उनका सवाल, ये सिलसिला मॉक इंटरव्यूज़ का और रील का वायरल होना और फिर आपका इस तरह से मशहूर होना, ये सब आपको कैसे इल्हाम हुआ कि यार ये तो कुछ अलग ही हो रहा है? और मॉक इंटरव्यू का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? तो मैं विकास सर से जब मिली थी तो उन्होंने कहा कि आप इंटरव्यूज़ में प्रो बोनो हमारे साथ बैठिए, आपको भी सीखने को मिलेगा और मज़ा आएगा इंटरव्यूज़ लेने में, जो कि हुआ भी। तो जो प्रो बोनो मतलब कोई पैसा नहीं मिलता है? नहीं। हाँ। ये तो लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, सर भी नहीं लेते। अरे ये कई लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि प्रो बोनो क्या होता है। नहीं, दृष्टि भी इंटरव्यूज़ लेने का पैसा नहीं लेता है, फ्री में? फ्री में देता है, हाँ। लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचो तो पहले। अच्छा। बिल्कुल। तो जब उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी तो फिर मैंने कहा बिल्कुल, हम इंटरव्यूज़ लिए और मुझे भी बहुत सीखने को मिला और बहुत मज़ा आया इंटरव्यूज़ लेने में। आप कहीं किसी पब्लिक प्लेस में जाती, कोई कहता है मैडम हमने आपकी रीलें देखी हैं? वहाँ अक्सर हो जाता है अब। हाँ, वेरी गुड। अनुराग चौधरी का सवाल है, हाउ द स्टूडेंट्स कैन स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस व्हेनेवर स्टडीइंग और प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम? बताइए साहब। तो काफ़ी एग्जिस्टेंशियल सवाल है। जी। तो ये वैसे मुझे लगता है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये बल्कि हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहें। मुझे लगता है कुछ सालों पहले तक इंफॉर्मेशन शायद रिसोर्स रहा हो, अभी इंफॉर्मेशन कर्स हो गया है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन या बहुत सारी चीज़ें जो हमारी अटेंशन हर वक्त पे मांग रही हैं। मतलब अक्सर हम फ़ोन उठाते हैं तो वो ना वो देखते देखते कब 1 घंटा हो गया, 1 घंटा तो पता भी नहीं चलता कि मिस कॉल देखने के लिए उठाया, फिर व्हाट्सएप हाँ। पे गए, फिर इंस्टा पे गए, फिर ट्विटर पे गए, फिर मेल पे गए, फिर फेसबुक पे गए, फिर यूट्यूब पे आए, तब तक कुछ और व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए, तब तक 2 घंटे हो गए और जिस काम को करने बैठे थे वो तो रह ही गया। तो ये डिस्ट्रैक्शन सबके साथ हो रहा है, सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए हाँ, इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने एक फॉर्मेटिव एज में हैं, जहाँ उन्हें अपने करियर को सेट करना है। उनकी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी ये उन कुछ सालों में डिसाइड हो जाता है। और अक्सर अगर बच्चों की भाषा में बोला जाए, जो उनको अट्रैक्ट करता है कि भैया आप लैम्बोर्गिनी चलाओगे, इनोवा चलाओगे या ऑल्टो चलाओगे, वो इसी दौरान में तय हो जाता है कि आप किस तरीके का काम करोगे। आप देश चलाओगे, आप एक कंपनी चलाओगे, या आप एक जॉब करोगे, या जो भी चीज़ें हैं, या आप जॉब ढूंढ रहे होंगे, ये भी इसी समय पे डिसाइड हो जाता है। क्योंकि आपका वो जो फॉर्मेटिव एज जिसे कहना चाहिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस समय डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए टेक्नोलॉजी को मारने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती हैं, वो आपके स्क्रीन टाइम को लिमिट कर देती हैं, उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ज़्यादातर अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए फ़ोन अलग रहे। और स्टूडेंट्स के लिए वो जो नोकिया वाला फ़ोन है, 3310, हाँ, वो छोटा वाला जिसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ बटन से, हाँ, स्नेक वाली ऐप होती है जिसमें तो वो वाला फ़ोन उपयोग करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिससे भी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में काम आती है, लेकिन उसका समय बांध लें कि भाई हम इन 5 घंटे में या इस समय पे यूज़ करेंगे। तो उससे थोड़ा मुझे लगता है कि वो डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कर पाएंगे।
आनंद का सवाल है, हाउ कैन वी बी, ये सब तुम लोग अंग्रेजी में सवाल क्यों पूछ रहे हो यार, ललन टॉप हिंदी में है। हाउ कैन वी बी वेल डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट इन आवर स्टडीज टू रीच एट आवर गोल। ये रोहित का सवाल है, माफ करिएगा जी। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन तो मोटिवेशन से ही आएगा, और मोटिवेशन जो है वो सेल्फ मोटिवेशन, करना है तो करना है, तो उसके लिए चाहे जो डिसिप्लिन रखना पड़े। आनंद का सवाल है, हाउ डज तनु मैनेजेस हर टीचिंग करियर इंक्लूडिंग अटेंडिंग सेमिनार्स एंड मॉक इंटरव्यूज डिस्पाइट बीइंग ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन डिफेंस। ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या भारत सरकार आपसे कम काम करवा रही है जो आप ये मॉक इंटरव्यूज भी जाके लेती हैं और अभी बैठकी भी कर रही हैं? हाँ, नहीं ऐसा कह सकते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट की बात है जी, है ना। अब ऐसे तो मैं मदर भी हूँ, मेरा 2 साल का बेटा भी है, राज्यवर्धन। तो काम तो बहुत है, और अक्सर कई बार ऐसा लगता भी है कि बहुत बिजी हो गया, थोड़ा कम करना चाहिए, लेकिन मुझे इन सब कामों में बहुत मज़ा आता है। और आपने और आपके पतिदेव ने, वात्सल ने किताबें भी लिखी हैं। हमने किताब, तो हमें पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, लोगों से मिलने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैं कहीं जाती हूँ और मैंने अपना कमिटमेंट करा है कि 1 घंटा मैं वहाँ रहूँगी, तो बात करते करते मुझे पता नहीं चलता 2 घंटे कब हो गए या 3 घंटे हो गए। से बैठ के पंचायत करने में हाँ, फुल, बिल्कुल। तो बहुत मज़ा आता है, इस वजह से वो कहते हैं ना, ये कभी कभी लगता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर करती ही हूँ। कुणाल का सवाल है कि हम फुल टाइम जॉब के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें? फुल टाइम जॉब के साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फुल टाइम जॉब के साथ तैयारी करने का मतलब है कि आप तैयारी में 5 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकेंगे, और 5 घंटे अगर आपको उसी में तैयारी करनी है तो फुल फोकस और डेडिकेशन रखना पड़ेगा, और स्मार्ट स्टडीज़ करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडीज़ से मेरा मतलब है कि आप अगर सब नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आप ज़रूर पढ़ लें। और ऐसे बहुत लोग हैं, एक बात और, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने जॉब करते करते एग्ज़ाम को क्लियर किया है। 1-2 नहीं है, कई हैं। तो इसीलिए अगर कोई कैंडिडेट्स हैं जो ऐसा सोच रहे हो कि हम तो जॉब करते हैं इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं सिविल सर्विसेज, मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप भी कर सकते हैं। रघुनाथ चौधरी पूछ रहे हैं, हाउ टू डील विद द फियर एंड स्ट्रेस ऑफ नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। फियर एंड स्ट्रेस, मुझे ऐसा लगता है ये तो पूरी प्रोसेस का ही हिस्सा है। अगर आप कुछ भी करेंगे उसके साथ फियर और स्ट्रेस साथ में ही आता है, वो पूरी प्रोसेस का ही एक हिस्सा है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर बच्चा भी पैदा होता है तो पैदा होने से पहले बड़े स्ट्रेस और पेन में होता है, तो वो उसको तभी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो उसी तरीके से अगर आप स्ट्रेस और पेन में हैं तो मान के चलिए कुछ नया हो रहा है। जयीशा तालुकदार पूछ रही हैं, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ पर कंफ्यूज हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके। लॉ लेती हूँ तो वो लेंदी है सिलेबस के हिसाब से, फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, तो अब आप बताइए मैं लॉ लूँ या फिलॉसफी? ये देखिए क्या क्या काम करवाते हैं भाई एस्पिरेंट्स। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो भी कैंडिडेट्स है ना भाई, आपकी शिप है, चलानी किसको है? आपको। आप लोगों से सलाह ले सकते हैं, लेकिन मैं क्या लूँ, अगर ये सवाल का जवाब भी कोई दूसरा देगा तो आप कैसे जिला संभालेंगे? तो इसीलिए ये जो डिसीजन मेकिंग है ये आपको अभी से अपने आप से करनी है कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट सूटेबल है, या मेरे लिए कौन सी चीज़ें सूटेबल होंगी। इसकी जो चॉइस है, इसका जो चयन है वो आप खुद करेंगे। तो जैसे अगर आपको लगता है कन्फ्यूजन है लॉ और फिलॉसफी के बीच में, तो सिलेबस देखिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, एनालाइज कीजिए कि किस सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि मैं बेहतर परफॉर्म कर सकती हूँ, और जो आपको अच्छा लगे आप उस सब्जेक्ट को चुन लीजिए। अभिषेक मौर्य पूछ रहे हैं कि मैं सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट हूँ। एक तो ये लोग जो सवाल में आई वाना आस्क, अरे वांट टू लिख लेते भैया, आई वाना आस्क, क्या पर्सनालिटी ट्रेट होने चाहिए मेरे अंदर, और क्या मेरी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए सिविल सर्वेंट बनने के लिए? बड़ा लंबा सवाल का जवाब है ये तो, क्योंकि पर्सनालिटी ट्रेट्स तो बहुत सारे चाहिए जी। कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, आपको एनालिसिस चाहिए। इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये पता होना चाहिए क्या क्या पता है, इन्फॉर्मेशन क्या चल रही है,
और उसको एनालाइज कैसे करा जाए। जैसे इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या हैं, हमारी ग्रोथ रेट्स क्या हैं, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन इनका आपस में एक दूसरे से क्या संबंध है, किसके गिरने से क्या चीज़ उठती है और किसके उठने से क्या चीज़ गिर जाएगी, ये जो संबंध है ये एनालिसिस है। तो दोनों ही चीज़ें चाहिए एक सिविल सर्वेंट को, ताकि वो एनालाइज कर सके कि सिचुएशन चल क्या रही है। ये अगला सवाल तनु के लिए नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर के लिए है। ये सारे सवाल अंग्रेजी में क्यों हैं? लोगों ने अंग्रेजी में पूछे, हिंदी में किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। इधर आओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इधर लाओ, आ जाओ कोई बात नहीं, शूट चलता रहेगा। हाँ तो उधर हेलो बोलो कैमरे को देख के। अबे नीचे नीचे देखो भाई। हाँ ये और इधर आओ, बहुत बढ़िया, देखो तुम देख रहे हो, हेलो बोलो। ऐसा तो नहीं तुमने सब इंग्लिश समझते? नहीं इंग्लिश तो समझते हैं, पर सबने एक तरफ से अंग्रेजी पूछे हैं इसकी। तुमने कोई सेटिंग तो नहीं कर रखी है? हैं? हिंदी में बस धन्यवाद आ रहा है। हिंदी में धन्यवाद आ रहा है, सही में अंग्रेजी में है? नहीं हिंदी में भी है। ये सवाल क्यों नहीं लिया? हिंदी में था। प्लान बी है ये सवाल। अच्छा सही में मित्रों, सब सवाल ज़्यादातर अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में तैयारी, अच्छा ये नहीं अच्छा कुछ हैं। ये मेरे लिए दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि हम ललन टॉप पे कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और 10 में से 8 सवाल औसतन अंग्रेजी में है। बहुत शुक्रिया, माफ़ कीजिए, मैंने आप पे शक किया, आगे भी करता रहूँगा। ये मोहन है, हेलो बोलो। हाँ और कर ले तू, और घर परिवार सबको हमारे। हाँ और कट नहीं लगेगा कहीं। देख रहे हैं आप लोग एक इंटरव्यू के बीच में क्या क्या होता है। सॉरी फॉर दैट। जयसूर्या राज का सवाल है, ग्रेजुएशन के ठीक बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए? तो बड़ा जेनरिक सवाल पूछ रहे हो भाई। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? तैयारी तो ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू हो जानी चाहिए। वेरी गुड। प्राची साहू पूछ रही हैं, वाह, प्लीज शेयर सम स्ट्रेटजी फॉर दोज हु हैव होगा पहली चीज तो। प्लीज शेयर सम स्ट्रेटजी फॉर दोज हु हैव वेरी फ्यू मंथ्स फॉर पीटी 2023। पीटी है मैडम कुछ महीने बाद, उसका बता दो फॉर्मूला। ये लीजिए, मैंने प्राची के सवाल को सिंप्लीफाई कर दिया। क्या करें अभी जो देख रहे हैं और जिनका पीटी भी है? पहली चीज तो वीडियो देखना बंद करो, पीटी है तुम्हारा। बताइए। प्रीलिम्स जो है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है, क्योंकि मैंने 6 बार क्लियर भी किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पीटी क्वीन है, पीटी तो कभी गड़बड़ हुआ ही नहीं है। हाँ इस एग्जाम का भी, और बल्कि सभी लगभग जितने एग्जाम्स मैंने और भी कभी दिए जिसमें एमसीक्यूज थे, तो उसमें कभी भगवान की दया से मुझे हार का सामना करना नहीं पड़ा। शाबाश। तो जो ये एमसीक्यूज हैं, इसके अंदर सवाल का जो जवाब है वो उन 4 ऑप्शंस में से एक में ऑलरेडी होता है। तो कई बार जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इंफॉर्मेशन ढूंढने से अच्छा अगर हम उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके उसके पैटर्न्स, ट्रेंड्स और लॉजिकल कंपैरिजंस को हम यूज़ करते हैं तो आंसर अक्सर निकल आते हैं। जैसे कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, 2013 का शायद प्रीलिम्स का सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस सेक्शन, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स याद नहीं है, कि किस पार्ट से गवर्नेंस गाइड होती है। तो उसके अंदर पहला ऑप्शन उन्होंने दिया था शायद फंडामेंटल राइट्स, दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़, तीसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड चौथा था फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। करने को तो सारी चीज़ें देश की गवर्नेंस से ही रिलेटेड है, लेकिन अब ऑप्शंस हैं तो कोई ना कोई एक ही जवाब होगा इसका जो कि ज़्यादा गवर्नेंस से रिलेटेड होगा। तो अब इसके अंदर ये चीज़ किसी किताब के अंदर डायरेक्टली है नहीं, ये आपको अपना दिमाग, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है या आपकी जो पढ़ के पूरे बनी है उसी से आपको निकालना पड़ेगा। तो पहली तो चीज़ आपको ये दिखी जाएगी कि भाई फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये ज़्यादातर लॉ का पार्ट है, लेकिन गवर्नेंस को गाइड करने के लिए क्या चाहिए? विजन चाहिए कि जो देश है, जो गवर्नमेंट है, वो किस दिशा में आगे बढ़े। भाई वो वल्नरेबल सेक्शंस की मदद करे, चाइल्ड को प्रमोट करे, वुमेन को प्रमोट करे, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बताएंगे। तो वो कहाँ गिवन है? वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में गिवन है। नीति निर्देशक तत्व।
बिल्कुल। तो ये आपने ये इसके लिए आपको पता होना ज़रूरी नहीं है। आपने गवर्नेंस पढ़ा, आपने उसको एनालाइज किया, अंडरस्टैंडिंग है और आप क्विकली एनालाइज कर सकते हैं। आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सोचने की क्षमता है, ये जो कंपैरिजन की क्षमता है, या पैटर्न निकालने की जो क्षमता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन का रट्टा लगाते रहना, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा मतलब बैठ जाएं, जितना पढ़ लिया उसको एनालाइज कर लो, उसको कंसोलिडेट कर लें। तो ये मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रीलिम्स देने से पहले एक काम और करें, अपने आप को चेक कर लें मॉक टेस्ट्स के या इन सब चीज़ों के द्वारा कि आपने कितना स्कोर आपका आ रहा है। अगर टेस्ट सीरीज़ के अंदर ही आपका स्कोर 40-50 आ रहा है तो थोड़ा रुक जाएं, अपना अटेम्प्ट वेस्ट ना करें, थोड़ी तैयारी करके एग्ज़ाम दें। अगर आपका 90, 100, 110, 120 के करीब आ रहा है तो ठीक है, तो मतलब आप कट ऑफ तक आराम से पहुंच जाएंगे, तो उसके तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कितने सवाल होते हैं? 100 सवाल होते हैं। 100 सवाल? 100 सवाल, दो पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है जिसमें जीएस होता है, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट सारी चीज़ें आती हैं, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आती हैं। और पेपर 2 होता है जिसमें, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। राजेंद्र सिंह पूछ रहे हैं, इज द कोचिंग मटेरियल इनफ और नॉट? कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये बताइए। इसका वैसे तो मेरे ख्याल से कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होगा जिसको जैसा। नहीं, देखिए, कोचिंग नेसेसरी नहीं है, हेल्पफुल है। नेसेसरी क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने भी नहीं करी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मैं तो खुद इंटर्नशिप करते करते आ गई थी। और क्योंकि उस वक्त पे स्थिति ऐसी थी कि मैं ऑलरेडी 23-24 ईयर्स की थी और बीडीएस मेरी हो गई थी, तो घर वालों को, रिश्तेदारों का बहुत दबाव था कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। उस वक्त 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे, तो मेरे पास 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी, मतलब मुझे लगा 3 साल में तो मेरी शादी हो ही जाएगी। तो इस वजह से मैंने बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के ही अपने पहले 2 अटेम्प्ट्स दे दिए थे। तो जिसमें मैंने ना कोचिंग करी ना कोई सपोर्ट लिया, तो इसका हाँ मतलब थोड़ा परेशानी मुझे भी महसूस हुई, क्योंकि मेरे पास ना अपने नोट्स थे, गाइडेंस प्रॉपर नहीं थी। लेकिन बिना कोचिंग के भी मैंने क्लियर किया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत नेसेसरी पार्ट है वो, कि आप उसके बिना तैयारी कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर आपके पास गाइडेंस रहती है, सपोर्ट रहता है, तो थोड़ा आसान हो जाती है जर्नी। और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स वगैरह होते हैं, वो सब से भी मदद मिलती है? जैसे मान लीजिए मैं पैसे नहीं चुका सकता, मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं कोचिंग करूं, तो मैं किसी सीनियर से जिसने कोचिंग की गाइडेंस ले लूं, वो बता दे। बिल्कुल, गाइडेंस ले लीजिए। नोट्स तो देखिए आजकल दुकानों पे तो जो मिलते हैं, फोटोस्टैट या वैसे, वो तो मिलते ही हैं। लेकिन आप आज टेलीग्राम पे जाएं, नोट्स ही नोट्स हैं। इतने नोट्स हैं कि थोड़े समय में डूब जाएंगे नोट्स में, इतने नोट्स हैं। तो मैं अक्सर जो बच्चे मुझसे बात करते हैं, मैं उन्हें ही कहती हूँ कि अब परेशानी नोट्स की नहीं है। वो पुरानी बात हो गई जब हमारे पापा और या उस जनरेशन के लोग कहा करते थे ना कि अरे हम तो बस लेके जाते थे, फिर वहाँ एक दुकान थी, वहाँ से यूपीएससी का सामान लाते थे और पढ़ते थे। अब पूरी तरीके से परेशानी उलट गई है। अब परेशानी हो गई है कि अब इतने नोट्स हैं कि बच्चा जब चाहता है कि अब बैठता है ना, मैं क्या पढ़ूँ, उसे यही नहीं पता मैं क्या पढूं। उसको लगता है ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। अब क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो वो उस पूरी इंफॉर्मेशन की नदी के अंदर, या जिसे कहना चाहिए ओशियन के अंदर, डूब जाता है। अरे बाप। आयुष्मान पूछ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या हैं जो पहले सीख लेनी चाहिए? मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया। सबसे पहले हिम्मत ना हारना सीख लेना चाहिए। बहुत हिम्मत का काम है यूपीएससी का एग्जाम देना। हाँ, हमारे तो जितने भी दोस्तों ने तैयारी की, भाई बड़ा हिम्मत का काम है, तो हिम्मत से लगे रहिए। जिजीविषा चाहिए, जुझारूपन चाहिए। तो अगर ये है तो लग जाइए। ये राशि का सवाल है, कितना ज़रूरी है करियर? क्या एक अच्छे करियर के लिए अपने रिलेशनशिप को दांव पे लगा दिया जाए? इसमें मेरा मानना है कि लाइफ के अंदर बैलेंस बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपके करियर का हो, रिलेशनशिप का हो, इमोशनल बैलेंस हो, प्रोफेशनल बैलेंस हो, स्पिरिचुअल बैलेंस हो।
और चाहे सोशल बैलेंस हो, तो हर तरीके से जो बैलेंस है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर बिगड़ सा जाता है बीच बीच में, कभी कभी किन्हीं फेज़ में, लेकिन अच्छा करियर आपको एम्पावरमेंट देगा, आपको वो क्षमता देगा जिसके अंदर आप अपनी बात रख सकें, अपनी बात कह सकें। और अच्छा रिलेशनशिप आपको इमोशनल सपोर्ट देगा। तो किसी को किसी दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है तो यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर मेरा कोई रिलेशनशिप अच्छा है, वो मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो क्या अच्छा है? बताइए। तो बताइए, आपके पतिदेव वात्सल्य जो खुद भी सिविल सर्वेंट हैं, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया आपकी ग्रोथ में? हर तरीके से। उदाहरण देखे, जैसे आप वो अरुणाचल प्रदेश वाला उदाहरण दे रही थी। क्या आप लोग साथ में कोचिंग करते थे? नहीं, हमने साथ में कोचिंग नहीं करी है। हम एक तरीके से सर्विस के दौरान जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तब हम लोग एक प्रोजेक्ट साथ में कर रहे थे, तब हम लोग ज़्यादा आपस में इंटरैक्ट किए, और बाकी तो सब कहानी है, फ़लसफ़ा है ही। और कैसे सपोर्ट करते हैं हर आपने तरीके बताया से। ना कि उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी में और इन सब में आपने जिक्र किया 2-3 बार। बहुत मतलब इंटरव्यू की तैयारी में तो बैठ के मुझसे क्वेश्चंस पूछना, मुझे बताना कि भाई यहाँ पे ना इसको ऐसे ना कह के ऐसे कहा जा सकता था, इसको बेहतर तरीके से हम फॉर्मुलेट कर सकते थे। आप भी उनको ये फीडबैक देती थी? बिल्कुल वाह, बिल्कुल। घर ही में तैयारी चल रही है। घर ही में तैयारी चल रही है। वेरी गुड। और आप लोगों ने जो किताबें लिखी है वो किस बारे में है? वो भी यूपीएससी से संबंधित है। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जैसे अक्सर जिन बच्चों के पास, हमने खुद ये देखा है कि हमारे पास गाइडेंस नहीं थी तो हमारे पास भी बहुत सवाल थे, पर कोई पूछने के लिए था नहीं कि किससे जाके पूछें। सवाल बड़े माइन्यूट होते हैं जो बहुत समय तक परेशान कर देते हैं। जैसे कि मेंस लिखने वाले बच्चे के लिए बड़ा सवाल हो जाता है कि मैं किस पेन से लिखूं, जेल पेन से या बॉल पेन से। बड़ा सवाल हो गया, किस पेन से लिखूं? किस पेन से लिखूं? अब उसको डाउट हो रहा है कि मैं कैसे पेन से, मैंने जेल पेन से अच्छी लिखाई आती है लेकिन पानी पड़ गया तो मेरी कॉपी खराब हो जाएगी। उसी तरीके से बड़े छोटे छोटे सवाल। अरे जवाब तो बता दीजिए देवी जी इसका। जवाब के लिए अगला एपिसोड। स्याही वाले पेन से लिखिए, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग आती है। हाँ, लेकिन पानी से मिट भी जाती है। अब वो फिर यूपीएससी की चिंता है। लेकिन ठीक है, नहीं मतलब सवाल का जवाब बस यही कि मतलब स्टेबल इंक रहे उसकी, और जिससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आए, जिससे आप फास्ट लिख सकें, उस पेन को चुनें। पर कोई तो स्याही वाले पेन से भी लिखते होंगे लोग? लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। कम लिखते हैं। बस मैंने आपको बताया ना, रिस्क फैक्टर है और कुछ नहीं है। कभी बस एक डर है जो कि और क्या होता है, शायद कभी ना हो। और एफएक्यूज में क्या क्या होते हैं? कई सारी चीज़ें होती है, कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें, कौन सी छोड़ दें, नोट्स बनाएं नहीं बनाएं, और रात में पढ़ें दिन में पढ़ें, और मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है तो मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ, या फिर मैं कौन सा ऑप्शनल लूँ। अभी आप ही के सामने सवाल आया था कि मैं कौन सा ऑप्शनल लूँ। तो इस तरीके के कई सारे सवाल रहते हैं। प्लान बी रखूँ कि नहीं रखूँ, प्लान बी रखूँ या नहीं रखूँ। तो ये जो बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो हमने कोशिश करी कि कुछ सवालों के जवाब, क्योंकि कई लोग आते थे पूछने, तो बार बार सबको एक ही कहानी दोहराना बड़ा मोनोटोनस हो जाता था। तो फिर हमने कहा चलो एक कोशिश करते हैं। इसलिए तनु और वात्सल्य किताब लिख देते हैं, सबका भला हो। बढ़िया। देखिए, धनराज सिंह का सवाल है कि मैम अपने आप को काम और पॉजिटिव रखने के लिए क्या करती हैं? योग करती हैं या कुछ और? बताइए मैम। खुश रहती हूँ। देखो, असलियत ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो एक डस्ट पार्टिकल के बराबर भी नहीं है। यस। धूल की वो एक कण है ना, उसके बराबर भी नहीं है। अगर हम अपने आप को गैलेक्सी और इन सब चीज़ों से कंपेयर करेंगे तो, और यहाँ पे हमें कितने समय जीना है? 80 साल। मैं तो चलो 100 मान लेती हूँ अपना। तो ठीक है, ठीक लगा लेते हैं 100। चलो हाँ, 100 पे मान जाते हैं। तो 100 साल जी। अब उन 100 सालों में से लगभग उम्र की क्या कहें, 35 तो निकल ही गए हैं लगभग। तो जो थोड़ा सा समय बचा है उसके अंदर अब किस बात की टेंशन लें? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तजुर्बा होगा, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो इसलिए इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। मैंने कई बच्चों को देखा है, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो बड़ी टेंशन में आ जाते हैं कि जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अरे
अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और नया मिलेगा करने को। हाँ, मैंने तो एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया। हाँ देखिए, अब आप अपना ही एग्जाम्पल देखिए, एक अटेम्प्ट नहीं दिया और जो ऐसे अटेम्प्ट लेके बैठे तो मुझे पता था मैं नहीं हूँ इस लायक। बहुत कुछ है करने के लिए जीवन में, हाँ। बहुत कुछ है करने के लिए। तो अपने आप को किसी एग्जाम से बांधना भी सही नहीं है, या किसी एक इवेंट से बांधना भी सही नहीं है। मुन्ना पूछ रहे हैं कि पूजा पाठ और आध्यात्मिकता का आपके जीवन में क्या महत्व है, बताइए साहब। मैं बिल्कुल, पूजा पाठ और आध्यात्मिकता, फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट है, तो बड़ा क्लोजली रिलेटेड संबंध है। मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ फॉर्मल तरीके से ना करके स्पिरिचुअलिटी, या जिसे हमें कहना चाहिए एक आंतरिक विश्वास परम शक्ति पे, वो मैं करती हूँ। और इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि हाँ प्लीज कंटिन्यू। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि ईश्वर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेथ है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। एक फिलोसोफर है, उन्होंने एक सिनेरियो दिया। उन्होंने कहा 4 सिनेरियो हो सकते हैं कि भगवान है और हमने उस पर विश्वास नहीं किया, भगवान है और हमने उस पर विश्वास किया। ये 2 हो गए सिनेरियो। तो अगर भगवान है और हमने उस पर विश्वास नहीं किया, गड़बड़ मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान जो हमें आशीर्वाद देते, हमने उसको छोड़ दिया। और अगर भगवान है और हमने उस पर विश्वास नहीं, भगवान है और हमने उस पर विश्वास किया, बहुत अच्छी बात है, कोई था, हमने उस पर विश्वास कर लिया। और अगर भगवान नहीं है और हमने उस पर विश्वास करा, तो कम से कम हम इस दुनिया में जब तक हैं तब तक तो हमारा मन बड़ा शांत रहता है। कोई तो है ना। तकलीफ आई, दुख आया, तो ऐसा लगता है चलो कोई तो है जो पीछे से है, हो या नहीं हो, एक सांत्वना है। तो ये चारों जब हम सिनेरियोज देखते हैं, तो एक अपने से ऊपर शक्ति में विश्वास रखने में कोई बुराई भी नहीं है। मानसिक सुकून के लिए, मानसिक सुकून मिलता है। चलिए, निराली निरंजन पूछ रही कि मैं 10वीं क्लास में हूँ, मेरे इंटरेस्ट हैं हिस्ट्री और केमिस्ट्री। वाह। मैं ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई करना चाहती हूँ, पर मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं साइंस पढूं, मैं क्या करूँ? अगर आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ ही पढ़िए, और अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस करें, ये बताएं कि आपके लिए ह्यूमैनिटीज़ क्यों बेहतर है। देखिए, अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही रहती है। अगर आज आप ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ लेने के बाद आप क्या बनना चाहते हैं, उसको किस तरीके से अपने पूरी तैयारी को रखना चाहते हैं, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और अगर इन आर्ग्यूमेंट्स को लेके आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि भाई ये देखो मेरा प्लान ये है और मुझे इसीलिए ह्यूमैनिटीज़ लेना है, बिल्कुल समझेंगे। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के भले के लिए ही सोचते हैं। नहीं तनु जी, सब तो नहीं समझते हैं, बहुत मशक्कत होती है। कन्विंसिंग पावर डेवलप करनी पड़ेगी। पर वो स्कूल में होती नहीं है, पटाख से दौड़ते हुए आते हैं। नहीं, पर डटे रहिए, जो पढ़ने का मन है वही पढ़िए। हाँ, पढ़ना वही चाहिए, क्योंकि आपने साइंस ले ली, नंबर नहीं आए, तो आप जीवन भर यही परेशानी से जूझते रहेंगे कि भाई मैं शायद वो लेती तो बेहतर होता। तो वो जो रिग्रेट्स हैं वो बहुत मैं जीता खराब जाता। है। आपके सामने उदाहरण हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं था साइंस पढ़ने का, लेकिन घर वालों और आसपास के दबाव में मुझे ग्रेजुएशन तक साइंस पढ़नी पड़ी। आई ऑलवेज वांटेड टू स्टडी हिस्ट्री, लिटरेचर, और फाइनली फिर मैंने मास्टर्स लिटरेचर में ही किया। लेकिन आपकी तो पूरी आज पर्सनालिटी भी मुझे ही लगता वैसी है है। कि अगर मैंने उन 3 सालों में भी साइंस की जगह ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा होता, हाँ। या 10+2 में भी साइंस की जगह ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा होता, तो शायद कुछ। पर हाँ। अच्छा, ये एनसीईआरटी किताबों में बड़ा जोर दिया जाता है, आप यूपीएससी वालों की दुनिया में, ये क्यों इतना जोर होता है? बहुत बेसिक और अथॉरिटेटिव किताबें हैं। और ये देखिए, विडंबना देखिए कि एनसीईआरटी किताबें स्कूल में सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो दोबारा पढ़नी पड़ती हैं। तो ऐसा क्यों है? तो कहीं ना कहीं जब स्कूल में पढ़ रहे हैं तो जितना भी कंटेंट है वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो उसको ज़्यादातर आंसर्स लिखने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, मार्क्स लाने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, रैदर दैन उसका एसेंस एब्जॉर्ब करने की कि वो बातें कह क्या रही हैं। तो इसीलिए जब यूपीएससी के अंदर आता है बच्चा, तो हम हमेशा कहते हैं पहले एनसीईआरटी से शुरू करो, 6 से लेके 10th तक की सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ कर आओ।
तो वो इसी कारण से है कि ये वैसे तो स्कूल में ही तैयारी हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ने में भी कोई बुराई नहीं है। इसमें कई इस तरह के भी सवाल हैं कि मेरा पीटी आने वाला है पर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मैंने मॉक टेस्ट नहीं किया है, दूं कि ना दूं, क्योंकि नंबर ऑफ मॉक अटेम्प्ट्स। टेस्ट दे लीजिए, कभी भी हवा में मॉक नहीं रहना टेस्ट बहुत चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, कभी भी हवा में नहीं रहना चाहिए। हमें जब तक हमने अपने आप को इवैल्यूएट ही नहीं किया तब तक हमें क्या पता हम कहाँ कितने गहरे पानी में हैं। तो वो जैसे गहरा पानी होता है ना, तो एक पैर डाल के चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे है, बहुत गहरा तो नहीं है पानी, ज़मीन है कि नहीं है मेरे पैरों के नीचे। तो उसी तरीके से जो टेस्ट्स होते हैं, मॉक टेस्ट्स होते हैं, ये आपकी टेस्टिंग की एक प्रक्रिया है। तो कर लेना चाहिए, हिम्मत करो बच्चे और कर लो, टेस्ट करो, और उसके बाद अगर मार्क्स अच्छे आए तो एग्ज़ाम दे दो, नहीं आए तो। इस तरह के भी बहुत सवाल आए हैं कि हमने 2 अटेम्प्ट दिए और एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हमें लग रहा है कि नंबर नहीं आ रहे, तो क्या सब्जेक्ट बदलना चाहिए या रणनीति बदलनी चाहिए? इससे जुड़े बहुत सवाल आए हैं। ये बहुत लंबा विषय है, क्योंकि इसके अंदर बड़ी सारी एनालिसिस की ज़रूरत है कि भाई अगर आपने कोई विषय चूज़ किया तो वो पहले आपने किन ग्राउंड्स पे किया। कोई ग्राउंड्स रहे होंगे, आपको पसंद था वो विषय, आपने किसी के कहने पे कर लिया। अब आपने जब उसे पढ़ ही लिया है, जब आपने इतना समय लगा दिया, एक ऑप्शनल को पढ़ने में कम से कम 4 से 5 महीने का समय लग जाता है, और तो आपने जब पढ़ ही लिया है तो अब आप उसे क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो मतलब इसका सवालों का जवाब बहुत छोटे में दिया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी बात बोली तो बच्चा उसको एक लाइन को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेके अपना डिसीजन ना इन्फ्लुएंस कर ले। तो इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि बहुत एनालिसिस का विषय है। इसके अंदर उसे कई सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि अगर वो दूसरा सब्जेक्ट लेने की सोच रहे हैं तो क्या उनके पास इतना समय है, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, मैंने भी किया था चेंज, लेकिन उस वक्त मेरे पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थी, तो इसीलिए मैंने उसे चेंज किया। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है तो चेंज कर सकते हैं। अगली किताब किस विषय पे लिखने वाली हैं आप? इंटरव्यू। कब तक आ जाएगी ये? अभी लिख रहे हैं, जब अभी तो समय लगेगा। आप अकेली लिख रही हैं या दोनों लोग लिख रहे हैं? अकेले तो मैं कुछ करती ही नहीं। वाह अच्छा, इंटरव्यू पे किताब। हाँ। कभी ऐसा भी होता है जैसे आप सिविल सर्वेंट हैं और अब इतने मॉक इंटरव्यूज वगैरह दे रही, तो ऐसा मन में आया कि यही फुल टाइम करें? हाँ, कभी कभी लगता है, क्योंकि मैंने बताया जीवन एक है, बड़ा छोटा है, तो जो करने का मन हो इसी जीवन में करना है। तो अभी मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़िंदा महसूस करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं किसी विषय को एक्सप्लेन करती हूँ और बच्चे की आंखों में वो चमक आती है, टिमटिमाहट आती है, कि समझ में आ गया, तो मुझे अच्छा लगता है। और जैसा कि कुछ बच्चों ने बताया कि अगर मैंने उनसे बात करी तो उन्हें हिम्मत महसूस हुई, तो वो भी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अभी हाँ, मेरा क्या पढ़ाएंगे इंटरेस्ट है। अगर आप पढ़ाती हैं तो क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ, जैसे एथिक्स पढ़ाती हूँ मैं, और फिलॉसफी तो मेरा सब्जेक्ट रहा ही है, तो कई सारे, हिस्ट्री में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। इंटरेस्टिंग। ऐसा हुआ है, मतलब आई एम श्योर हुआ ही होगा, बट कि आपने किसी का मॉक इंटरव्यू लिया हो, फिर उसका सिलेक्शन हुआ हो एंड देन दे कम टू यू कि मेरा हो गया है, तो बहुत गजब की खुशी रहती होगी? बहुत बहुत बहुत। कब हुआ ऐसा पहली बार? कब से आपने शुरू किए थे ये सिलसिले? मैंने बताया एग्जैक्ट डेट्स मुझे याद नहीं रहती। चलिए डेट छोड़ दीजिए, घटना बताइए आप तो। तो जैसे एक स्टूडेंट ने कहीं से मेरा नंबर लेके मुझे एक बार फ़ोन किया कि मैम मैं सेलेक्ट हो गया हूँ और ऐसे ऐसे मुझे ये सर्विस अलॉट हुई है, और मुझे मॉक इंटरव्यूज़ में आप लोगों ने जो पूछा था उसमें से काफ़ी सवाल मुझे आए, और मेरा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो इम्प्रूव हुआ, और मुझे लगता है कि इंटरव्यू का उसमें खासा रोल रहा। तो जब उन्होंने ऐसा बोला और धन्यवाद किया तो बड़ा अच्छा, बहुत खुशी महसूस हुई। तो उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कॉन्टैक्ट रहा, तो अच्छा लगा। वाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर तनु जैन, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बैठकी में हम इसी तरह के अलग अलग व्यक्तित्वों को इनवाइट करते रहेंगे, और अब हमने ये तय किया है, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं भानु जी, उन्होंने ये तय किया है कि हम जिस भी पर्सनैलिटी को इनवाइट करेंगे उनके बारे में आपको सूचित करेंगे, जैसे डॉक्टर तनु जैन के बारे में किया, ताकि आप सवाल पूछ सकें और हम एक सेक्शन वो भी रख सकें। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका जब इंटरव्यू का किताब आ जाएगी तो उसके बाद उसको भी पढ़ा जाएगा।
बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। शुक्रिया। थैंक यू।